नमस्ते। 1 पीएम लाइव में आपका स्वागत। अब देश में तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार जो सियासी दल हैं उनकी तरफ से अब तीसरे चरण को लेकर के, जो तीसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनको लेकर के, उनको उन पर केंद्रित होकर के चुनाव अभियान को, चुनाव प्रचार के अभियान को धार देने की कोशिश हो रही है। दोनों तरफ से अपने अपने हिसाब से चुनावी सभाएं, चुनावी रैलियां, रोड शो जैसे तमाम सारे जो हथकंडे हैं मतदाताओं को जोड़ने के लिए, वो सारे अपनाए जा रहे हैं। इन सबके बीच में कांग्रेस को लेकर के लगातार कई सारी खबरें आ रही हैं। एक तरफ जहां कल राहुल गांधी के अमेठी छोड़ करके रायबरेली से नॉमिनेशन करने के बाद पूरे दिन कांग्रेस और राहुल गांधी के इस मूव की चर्चा होती रही। कांग्रेस पार्टी के इस बड़े फैसले की बात होती रही, जिसको लेकर के तमाम तरीके के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आए, अलग अलग उनका मत देखा गया। हालांकि कांग्रेस इस मामले में, कांग्रेस का जो रुख था वो बहुत साफ था कि जो रायबरेली की सीट है वो ज्यादा अहम है, ज्यादा जो है उससे जुड़ाव है, गांधी नेहरू परिवार का जुड़ाव रहा है। और वो चूंकि वहां पर 1952 में फिरोज गांधी चुनाव लड़े थे, तो अमेठी के मुकाबले देखा जाए तो रायबरेली की सीट जो है वो गांधी परिवार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए राहुल गांधी ने वहां पर नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन अमेठी की जो सीट है, अमेठी की सीट में भी बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार उतारा गया। पिछले 40 साल से लगातार वो वहां अमेठी रायबरेली में कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट देखने वाले किशोरी लाल शर्मा को वहां से उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद इस फैसले को गेम चेंजर बताया जा रहा है, एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। इन सारी खबरों के बीच में एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की जो तमाम घोषणाएं हैं, कांग्रेस के जो तमाम वादे हैं, उनको जो है बता करके उनके मार्फत लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए कई सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो उनके चुनावी अभियान पर थोड़ा सा ब्रेक लगाती हुई दिख रही हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से टिकटों की वापसी हुई कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से, और उससे जो मैसेजिंग हुई उसका नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। दरअसल सूरत में ये देखा गया कि सूरत की लोकसभा सीट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली, फिर उसके बाद उसी तरीके का एक सीन इंदौर की लोकसभा सीट पर हुआ। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया, और अब इसी तरीके की खबर ओडिशा के पूरी लोकसभा सीट से आ रही है। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, टीवी के चेहरे, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सुचारिता मोहंती को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया है। ये एक बड़ी खबर आज आई है, जो मोहंती का टिकट वापस हुआ है। दरअसल इसके पीछे जो मोहंती ने बयान दिया है, जो वजह बताई है, वो ये कि चुनाव लड़ने के लिए जो राशि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को मिलती है वो उनको नहीं दी गई है। हालांकि इस बात में कितना दम है, क्या टिकट वापसी का जो मुख्य कारण है वो क्या वाकई ये कारण है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अभी तक उम्मीदवारों का सिलसिला देखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर एक कॉमेडियन ने इसी के चलते अपना नाम अनाउंस करने की बात करी कि जो परिस्थिति है, ऐसा ना हो कि सारे उम्मीदवार वहां से बैक कर जाएं और नरेंद्र मोदी जो है वो निर्विरोध चुनाव जीते, इसलिए मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। इस तरीके का अनाउंसमेंट एक कॉमेडियन की तरफ से आया। तो ये जो परिस्थितियां हैं, एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार कांग्रेस का टेम्पो उठाने में लगे हुए हैं, लगातार कांग्रेस के लिए जो है वो जमीन पर मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया, जिस तरीके की चर्चा उस घोषणा पत्र को लेकर हो रही थी और जो एक माहौल बन रहा था, घोषणा पत्र का प्रभाव ये रहा कि प्रधानमंत्री के तमाम भाषण उस घोषणा पत्र की घोषणाओं पर केंद्रित हो गए। तो ये जो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट कर रही है कांग्रेस या राहुल गांधी, उस पर कांग्रेस के लोग ही पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आज की चर्चा हमारी इसी पर कि क्या है इसके पीछे की वजह, और क्या वास्तव में इस तरीके की चीजों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विजय सर हैं, विजय कृष्ण सर, डॉक्टर जयनारायण व्यास सर हैं हमारे साथ, इरशादुल हक साहब हैं हमारे साथ, और डॉक्टर पुष्पराग हमारे साथ। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है सर। विजय कृष्ण सर, शुरुआत में आपसे करता हूं। उत्तर प्रदेश की उसमें है, कल जिस तरीके की खबर आई राहुल गांधी और अमेठी को लेकर के, उसके हिसाब से जो एक माहौल कल पूरे दिन बना, और आज सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार ने पर्चा वापस कर दिया अपना। पहले से लगातार इस तरीके के, भाई सूरत में जो हालात बने, इंदौर में जो हालात बने,
इसको लेकर के जो संदेश जा रहा है लोगों के बीच में, वो कांग्रेस का क्या नुकसान नहीं करेगा? विजय सर अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ अब ठीक है। राम प्रकाश जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, पहले मैं उड़ीसा की बात कर लूं, क्योंकि मेरी उड़ीसा में वहाँ कुछ लोगों से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई और कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई जो वहाँ का चुनाव संचालन भी कर रहे हैं। मैंने इसी घटना के संदर्भ में पूछा। तो आपने तो अपना वो बताया ना कि उसने वो जो आरोप लगाया है महिला ने कि वो प्रॉपर हमको राशि नहीं मिली है, वो सही है। तो वहाँ के प्रभारी हैं, उनके पास वो बार बार जा रही थी कि हमको वो केवल पैसे की डिमांड कर रही थी। तो उस पर उन्होंने साफ साफ वहाँ के प्रभारी ने मना कर दिया कि तुम जाओ छोड़कर, तुमको चुनाव नहीं लड़ना है। अगर तुमको ठीक से लड़ना हो लड़ो, नहीं ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। और शायद दूसरा तीसरा नाम उन्होंने वहां से उड़ीसा से प्रस्तावित भी कर दिया है और वह शाम तक दिल्ली से फाइनल भी हो जाएगा। तो वो वहां पे कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है। और उन लोगों का ये जरूर कहना था। देखिए, एक चीज और बता दें आपको, यूपी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये चारों स्टेट में एक तथ्य है कि कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी संगठनात्मक कमजोरी के चलते उड़ीसा में कैंडिडेट को पहचानने में थोड़ी इन लोगों को दिक्कत हुई। जो ये सारी बातें उन लोगों से बातचीत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें थोड़ी सी लोगों से भूल हुई है। और जब वो बार बार पैसे की डिमांड करने लगी तो अल्टीमेटली फिर उन लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ना हो लड़ो, नहीं तुम छोड़ के जाओ। तो कोई अपनी स्वेच्छा से वो नहीं गई, वो एक तरह से उसको हो गया कि तुम जाओ छोड़ के यहाँ से। और ये भी बताया उन्होंने कि शाम तक वहाँ पे दूसरा कैंडिडेट से डिक्लेयर हो जाए। दूसरी बात, उड़ीसा में ये जो महिलाओं के अकाउंट में डालने की जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए की बात है, उसका बहुत ज्यादा कुछ इलाके में असर हुआ है। वहां के लोग ये बता रहे थे, लेकिन वो संगठनात्मक कमजोरी के चलते कितना ज्यादा वो लोगों के बीच में जाए बात, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक वो बातें पहुंच रही हैं, उसका असर वहां हो रहा है। क्योंकि उड़ीसा में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछले 5-7 साल में कांग्रेस वहां बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई। वो चीज तो एकदम साफ हो गई वहां। अब रही अमेठी और रायबरेली की बात। तो राम प्रकाश जी, कल से मैं बहुत सारे मीडिया एक्सपर्ट्स को, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं वो है, मुझे कभी कभी उन लोगों के समझदारी पे भी बड़ी हंसी आती है। ये नैरेटिव जो वो ये बनाने की कोशिश हो रही है कल से, और प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक, कि डरो मत, भाग जाओ, राहुल गांधी डर गए। ये लगता है कि मुझे अभी तक ये लोग राहुल गांधी को समझ ही नहीं पाए। देखिए, राहुल गांधी का चुनाव जीतना रायबरेली से भी ज्यादा जो ग्राउंड रियलिटी है इस बार की 2024 की, उसमें अमेठी से ज्यादा आसान था। अमेठी में राहुल गांधी के प्रति आपने भी देखा होगा, पिछले 1 हफ्ते में जितने भी सोशल मीडिया के लोग या मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी गए हैं, तो वहां जो पब्लिक की डिमांड थी और जो स्मृति ईरानी के खिलाफ आक्रोश था, वो चीज देखिए बहुत आसानी से राहुल गांधी और बड़े मार्जिन से वहां चुनाव जीतते। और ऐसा नहीं है कि वहां पे हम आप समझ रहे हैं और राहुल गांधी को ये बात नहीं पता थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो किशोरी लाल शर्मा को वहां खड़ा कराया है, या कांग्रेस हाईकमान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके स्मृति ईरानी को हम नहीं, हमारे एक सहयोगी जो एक कार्यकर्ता ही आप कह सकते हैं, उनके थ्रू उनको हराएंगे। राहुल गांधी तो वायनाड से बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं, ये अपोजिशन के लोग भी मानते हैं जी। और राहुल गांधी लड़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन रायबरेली को भी छोड़ देने का मैसेज ये होता, जो बीजेपी नैरेटिव बनाती कि कांग्रेस पूरी तरह से पलायन कर गई, तो इंडिया गठबंधन के और दलों का भी दबाव था, इसलिए भी वो रायबरेली से उन्होंने नॉमिनेशन किया है। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी भाई, वायनाड से वो चुनाव जीत चुके हैं, क्या जरूरत है, एक जगह तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और अगर प्रियंका गांधी जी के लिए बात हो रही है, ये देखिए बड़ी हैरानी की बात है, मैं बस 30 सेकंड और लूंगा राम प्रकाश जी, कि बड़ी हैरानी की बात है
कि अगर प्रियंका जी लड़े तो साहब एक ही परिवार के सब लोग लड़ रहे हैं, नहीं लड़े तो प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ी। अजीब तर्क लोग देते हैं ये लोग। ये तो बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने कि अकेले राहुल गांधी गांधी परिवार से है। भाई सोनिया गांधी राज्यसभा में गई तो सोनिया गांधी का कंट्रीब्यूशन 91 से लेकर राज्यसभा उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो राज्यसभा सोनिया गांधी को कांग्रेस नहीं बनाएगी तो क्या बीजेपी के लोगों को बनाएगी क्या? ये तो अपने आप ही में जी बड़ा हास्यास्पद जी तर्क है। जी जी और जी जी प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में प्रचार कर रही हैं। और देखिएगा कांग्रेस का दोनों सीटों पे बहुत ही थिक मेजॉरिटी से जीतने के संकल्प के साथ वहां कांग्रेस लड़ रही है। और 4 जून के बाद का नैरेटिव और इंटरेस्टिंग होगा। जी। जी राम। दूसरे पार्टी में किस सीट से कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा, इससे दूसरे किसी और अन्य सियासी दल का क्या इंटरेस्ट इसमें रहता है और क्या क्यों उसको जो है वो टारगेट करते हैं। बार बार इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसको कांग्रेस जितना लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का काम कर दिया। खुद प्रधानमंत्री जिस तरीके से कांग्रेस के एक एक गारंटियों का, एक एक वादों को लेकर के और वो पोस्टमार्टम करते हुए दिख रहे थे, तो वो पोस्टमार्टम बिल्कुल उल्टा पड़ गया। उसके चलते लोगों का इंटरेस्ट कांग्रेस के घोषणा पत्र में बढ़ गया और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया गूगल पर। तो ये जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी चीजें हैं। अभी नहीं पंकज रामप्रकाश वर्मा जी, साहब। जी रामप्रकाश जी, 3-4 दिन पहले तक मुझे किसी ने बताया, मैंने तो देख नहीं पाया, कि प्रधानमंत्री के घोषणा पत्र पे बोलने के बाद 3 या 4 दिन में 44.5 लाख लोगों ने जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके उस घोषणा पत्र को पढ़ा है। तो आपकी बात सही है कि घोषणा पत्र का कांग्रेस को तो आभारी होना चाहिए मोदी जी के प्रति इस मामले में। जी। पंकज वर्मा साहब, आपका सजेशन जो है, जो आपने एक सुझाव दिया है, निश्चित तौर पर सजेशन बहुत अच्छा है और बहुत जल्द इस पर जो है वो काम किया जाएगा। निश्चित तौर पे महिलाओं को लेकर के बात होगी और बहुत जल्दी होगी। इरशादुल सर भाई, जो एक चीज थोड़ा सा मैं बिहार को लेकर के पहले आपसे पूछ लूं, क्योंकि आपको फील्ड में भी जाना है, तो आपसे मैं जल्दी जल्दी 2 बार सवाल लेकर के और आपको फ्री करूंगा। शार्दुल भाई, एक तो बिहार को लेकर के क्या कुछ स्थितियां चल रही हैं इंडिया गठबंधन के लिहाज से, एनडीए गठबंधन के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी की बात, जेडीयू को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। और दूसरा, कल जिस तरीके से अमेठी और राहुल गांधी की चीजें हुई, अमेठी रायबरेली की, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों की सियासत पर भी उसका गहरा असर पड़ेगा। तो कितना असरकारक वो होगा। और इसके बाद तीसरी चीज ये भी होगी कि आज का जो हमारा विषय है, जिस तरीके से टिकट वापसी और ये सारी चीजें चल रही है, तो क्या कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल कांग्रेस और राहुल गांधी बना रहे हैं उसको कुछ कांग्रेसी ही बिगाड़ने में भी लगे हुए हैं। शार्दुल भाई शायद फ्रीज हो गए हैं, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। अगर आ जाते हैं तो मैं लौटता हूं उनके पास। जयनारायण सर, मैं आपके पास आ जाता हूं तब तक। सर, सूरत से ही इसकी शुरुआत हुई। सूरत में पहले ये देखा गया कि भाई टिकट जो वहां पर पहले देखा गया निर्विरोध किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई, उसको लेकर के काफी सारे सवाल भी हुए विपक्ष की तरफ से, कई सारे हमले भी हुए सरकार पर, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इंदौर में फिर उस तरीके की चीज देखी गई और अब पुरी से जिस तरीके की खबर आ रही है, ठीक है कि पुरी में अभी डेट बचे हैं, नाम अनाउंस हो सकता है नया, क्योंकि अभी 25 मई को वहां चुनाव होने हैं, 6 मई तक अभी नॉमिनेशन की डेट है, तो नया कैंडिडेट निश्चित तौर पे कांग्रेस अनाउंस कर लेगी। लेकिन तब तक तो ये जो संदेश है और भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामकता के साथ प्रचार करती है, तो वो तो घर घर तक ये बात पहुंचा देगी कि कांग्रेस के कैंडिडेट छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। जयनारायण सर, सर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। हाँ, हो गया सर। पहले मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जब तक सवाल है अभी गुजरात में क्षत्रिय आंदोलन के बाद एक से एक और आंदोलन भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो एक तरह से भाजपा बिल्कुल एक सदमे में है और जो निर्णय उन्होंने लिया है वो निर्णय भी मूर्खता की पराकाष्ठा जैसा है। ये सीट जहां इन्होंने एक कर्तव्य किए, वो लास्ट 35 साल से 5 लाख 3 लाख की मार्जिन से जीतते आती थी भाजपा, और एक ये समय भी मैं नहीं मानता कि वहां कोई तकलीफ होने वाली थी। मगर ये
दिखाना है कि हमने कुछ कर दिखाया, इसीलिए ये किया है। इसका इम्पैक्ट गुजरात में तो अच्छा नहीं गया है। दूसरा, गुजरात में आज तक माहौल ऐसा था कि 26 से 26 ले आएंगे। आज कम से कम 12 सीट ऐसी है जो असम कश में आ गई है। और आज की तारीख में अगर वो कोई जादू की छड़ी न घुमाए तो 6 से 8 सीट गुजरात में कांग्रेस जीत सकती है। वो माहौल बना हुआ है। और इसी वजह से अभी क्या है कि कांग्रेस का ये संगठन नहीं है, बात सही है जो विजय कृष्णा जी ने कही, क्योंकि कांग्रेस अभी सदमे से बाहर आ रही है। उसको तो करीब करीब खत्म करने का प्रयत्न किया गया था। राहुल गांधी को पर्सनली उसको घेरा गया था। सब चीजें के बावजूद अभी जो हो रहा है वो कांग्रेस इज गेटिंग एक्टिवेटेड। ग्राउंड पे भी इनके वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पहले, आज से 5 साल पहले जो स्थिति में थी वो स्थिति में आज है। और ये टाइम कम से कम मैं गुजरात के बारे में जानता हूँ, जो उम्मीदवार भी पसंद किए गए हैं वो अच्छे हैं, कंपैरेटिव मच बेटर देन व्हाट दे वेर। तो हमारे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, बट व्हाट यू सेड इज वेरी राइट कि राहुल जी और प्रियंका जी के लिए दे वर ट्राइंग टू सेट द नैरेटिव। अभी तक नहीं, बीजेपी इज नॉट एबल टू सेट द नैरेटिव। आज तक बीजेपी वो करते आई थी, वो नहीं कर रही है। अब वो छटपटा इसीलिए रहे हैं कि तीसरा राउंड आएगा, फिर भी उनका एजेंडा नहीं आ रहा है कहीं भी। कहीं ना कहीं कुछ करने जाते हैं, घूम फिर के फिर राहुल जी केंद्र में आ जाते हैं, घूम फिर के प्रियंका जी केंद्र में आ जाती है। तो जो पहले वो मौत के सौदागर और ऐसे ऐसे मुद्दों को उन्होंने जो एजेंडा बना दिया था, वो ये टाइम कहीं एक मुद्दे पे भी वो एजेंडा सेट नहीं करे। ऑन द कंट्रारी, इलेक्शन कमीशन का रोल, ईवीएम का रोल, ये जो छल कपट करके 2-3 सीट जीत रहे, इंदौर में भी वो सीट जीत के आते थे। अभी भी उन्होंने छल कपट नहीं किया था, तो भी उनको लड़ना चाहिए था। लड़ते तो शायद उनके चांसेस इतने बुरे नहीं थे। मगर कांग्रेस की किस तरीके से अभी प्रगति हो रही है, लोग मानस में भी एक्सेप्टेंस हो रही है, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने भी शायद नहीं सोचा होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से तो ये कहना चाहूंगा कि आज तक जो आदमी हारा नहीं है ना, जो परीक्षा में हमेशा अव्वल नंबर से पास होने का आदी है, वो अगर कहीं वो उसे मालूम हो जाए कि वो सेकंड क्लास पास हो रहा है तो भी छटपटा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी को अभी वो, मैं मानता हूँ कि बहुत सदमे में है कि हम ये पहली बार ऐसा है कि वो डिफेंसिव है। उनके अलावा कोई दिखता ही नहीं। अमित जी की मर्यादा है, वो गुजरात में भी उतने असरकारक नहीं है। जी तो जी जी अकेले भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो इनका योगी जी के साथ जो रोड शो हुआ, इट वेंट फ्लॉप। तो अभी मैं मानता हूं कि तकलीफ में है, और तकलीफ में है इसीलिए ये हथकंडे होंगे। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड आई थिंक बाय एंड लार्ज कांग्रेस तो अपना प्रयत्न कर ही रही है। बट अच्छी बात यह है कि लोग सामने से आ रहे हैं, और कहीं जी ना कहीं ये लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं इसको कम्युनलाइज करने में। तो वो उनके सामने जा रहे हैं। जैसे कल इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने गुजरात में कोली कम्युनिटी को स्प्लिट करने के लिए इसको कम्युनलाइज करने का प्रयत्न किया, तो पूरा कोली समाज जो दक्षिण गुजरात में है वो उनके खिलाफ हो गया। क्षत्रिय आंदोलन तो चल ही रहे, अब क्षत्रिय के साथ ओबीसी जुट गए हैं, बोले हम भी क्षत्रिय हैं। तो वो भी तो नॉर्थ गुजरात की तो तीनों सीट वो कहीं प्रचार करने भी नहीं जाते। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मेरे गांव से, चित्तूर से, उनके खुद के गांव में भी उनको एंट्री नहीं मिली थी। ये हाल है। और उनके गांव में जी ही सबसे बड़ा बोर्ड लगा है कि बीजेपी वाले प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं है। तो ये लोग हताश हुए हैं, और हताश आदमी जो है ना, मरता क्या ना करता वाली बात होती। जी इरशादुल सर, जो बात मैं आपसे पूछ रहा था बिहार की सियासत को लेकर के, बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चर्चाएं हैं? भाजपा और जेडीयू को लेकर के खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं उनके सामंजस्य को लेकर के। और दूसरा इधर जो राहुल गांधी और अमेठी रायबरेली को लेकर के जो निर्णय आया कांग्रेस का, उस पर यह दावा किया जा रहा है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों पर भी इसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा।
तो कितना इम्पैक्ट हो रहा है बिहार में इस चीज़ का, क्या कुछ असरकारक ये रहेगा? और तीसरा जो आज का हमारा विषय था, मैं उस पर भी आपसे समझना चाह रहा था कि ये जो मैसेजिंग जा रही है टिकट वापसी के बाद या नाम वापसी के बाद, तो क्या इसका जो प्रभाव होगा उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुद्दे, तमाम योजनाओं के सहारे वो अलग-अलग समाज के वर्गों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के कांग्रेसी उनको नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। देखिए, बात हम बिहार से शुरू करते हैं। आपको बिहार में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव को अगर आप ध्यान से देखें तो एक पहली बार ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा वर्ग, जातीय समूह जो है वो छिटक करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन को जा रहा है। फर्स्ट फेज में बड़ी दिलचस्प वाकया पेश आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा समाज, यहाँ पे 4.42%, अभी जो ताजा आंकड़े आए थे बिहार में जातीय जनगणना के, उस आधार पे देखा गया कि 4.42% कुशवाहा समाज के लोग। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक भी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिया। दूसरा, सिर्फ एक टिकट जो उसका कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो बनिया समाज है। बनिया समाज से आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ एक टिकट उसने भारतीय जनता पार्टी को दिया और वो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे जायसवाल, उनको दिया। उसके अलावा किसी को नहीं दिया। तो एक तरह से कुशवाहा समाज में सीधे नाराजगी देखी गई इसका। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने पहले चरण में 2 कुशवाहा समाज के प्रत्याशियों को खड़ा किया था, औरंगाबाद से और नवादा से। इन दोनों जगह पे जो चुनाव हुए तो आपको देखना होगा कि बड़े पैमाने पे कुशवाहा समाज के लोग शिफ्ट करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। ये 4.2% आबादी एक तरह से इंडिया अलायंस के लिए बोनस के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट सेकेंड फेज में भी आपको देखने को मिला और सेकेंड फेज में 5 जगह पे चुनाव हुए, तो वहां भी आपको देखने को मिला। दूसरा जो इसका पक्ष है वो ये पक्ष है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो एक साथ जो लड़ रही है, पहले चरण में आपने देखा कि एक भी जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी खड़ा नहीं था। वहां पे भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी ही चुनाव के मैदान में थी। उसका नतीजा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ कोर समूह जो है उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं देखी गई भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और इसकी वजह ये बन गई कि बीच में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो सभाओं को साथ साथ संबोधित करते थे, तो अचानक देखा गया कि नरेंद्र मोदी की सभाओं में नीतीश कुमार नहीं जा रहे। इसका एक बहुत ही बड़ा असर जो है समाज में देखने को मिला कि ऐसा तो नहीं कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अविश्वसनीयता बढ़ रही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और उसके तुरंत बाद लगभग 2 रैलियों के बाद ये मजबूर हुए नरेंद्र मोदी कि नीतीश कुमार को उन्होंने अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया। तो पहला और दूसरा फेज इस तरह से गुजरा। दूसरे फेज का एक दिलचस्प वाकया हम आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे चरण के चुनाव में यहाँ पे जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए, उन 5 लोकसभा क्षेत्रों में आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी भी नहीं खड़ा था। पहले चरण में जनता दल यूनाइटेड का एक भी प्रत्याशी नहीं था, दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का भी एक भी प्रत्याशी। तो एक जो अविश्वसनीयता पहले चरण में बढ़ गई थी, तो जनता दल यूनाइटेड के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यह एक मैसेज गया, एक संदेश गया कि जनता दल यूनाइटेड पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये चुनाव के बाद उधर भी जा सकता है। अब इसका नतीजा पूर्णिया में देखने को मिला। आपने सेकेंड फेज के चुनाव में देखा होगा कि पूर्णिया में पप्पू यादव खुद ही कहते सुने गए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ तक कि संघ के लोगों ने पप्पू को सपोर्ट किया। और वहां पे पूर्णिया में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी खड़े थे संतोष कुमार, जो कि कुशवाहा समाज से। तो वहां पे भाजपा के लोगों में निष्क्रियता देखी गई। सपोर्ट किया कि नहीं किया ये तो
सीधे तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन निष्क्रियता दिखी गई और उसका परिणाम ये हुआ कि जो वोट प्रतिशत था वो पिछली बार की तुलना में लगभग 7 से 8% तक गिर गया। तो पप्पू यादव को आप हर हाल में, पप्पू अगर जीतते हैं तो उसे इंडिया अलायंस की जीत मानी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल जीतता है तो फिर उसकी जीत मानी जाएगी। अगर जनता दल यूनाइटेड जीत जाता है तो फिर वो एनडीए की जीत तो हो सकती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में यह देखना होगा कि पप्पू ने बहुत ज्यादा टक्कर दी है, और उसमें ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के प्रति जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में जो अविश्वास का भाव है वो लगातार बढ़ा है। अब जो तीसरा फेज है 7 तारीख को होना है, ये 5 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर है, जनता दल यूनाइटेड लगभग 2 सीटों पे है और 3 सीटों पे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो तीसरा फेज है, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है उसने अपने 2 सहयोगियों को साथ लिया है। एक है वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, और दूसरी जो है जो सीपीआईएम को 1 सीट मिली है वो खगड़िया में। खगड़िया में जो कुशवाहा मतदाता है, ये संजय कुमार कुशवाहा है, ये सीपीआईएम से। तो देखना ये होगा कि फर्स्ट और सेकेंड फेज में जिस तरह से कुशवाहा समाज का वोट शिफ्ट किया है, ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड का है वो कुशवाहा समाज से बताए जाते हैं। तो ऐसी हालत में ये लिटमस टेस्ट है तीसरा फेज में। जहां तक आपने सवाल किया था कांग्रेस का, और बड़ी दिलचस्प बात अभी बताई थी, शायद जय नारायण जी ने बताई थी, ये शायद कि 44 लाख ज्यादा पढ़े गए उसके घोषणा पत्र कांग्रेस के। पूरे देश में एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक, जैसे कहते हैं कि मुकद्दर का खराब हो जाना, भारतीय जनता पार्टी का मुकद्दर भी खराब हो दिख रहा है। उसका उसके प्रमाण कुछ है कि जैसे ही चुनाव की शुरुआत हुई उससे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड उसके सर पे एक धमाके की तरह होता है। दूसरे चरण का जो मतदान है 26 को खत्म होता है, तो कर्नाटक के हासन लोकसभा क्षेत्र से जो घटना सामने आती है, कैसे वो बलात्कार का, एक तरह से कहिए कि जन बलात्कार, जनसंहार होता है, जन बलात्कार हुआ और उसका बहुत व्यापक असर पूरे देश में पड़ा है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने आक्रामकता के साथ बातचीत रखी, इससे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को जवाब देने तक के लिए कुछ बचा नहीं। तो ये स्थिति तमाम मुद्दों पे ज्यादा था। और जो अभी कल परसों एक वज्रपात हुआ है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो कोविशील्ड को लेकर, उसका इसका तो असर आप जनमानस में देख सकते हैं। कैसे जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त थे उनको भी इस बात का डर समा गया कि ऐसा तो नहीं कि कोविशील्ड लेने की वजह से हमारे चचा की मौत हो गई थी या हमारे किसी परिवार की मौत हो गई थी। एक भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर ने हमको फोन करके कहा कि भाई साहब हमारे परिवार के सभी लोगों ने कोविशील्ड लिया है और ये तो हम लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। तो ये भी एक किस्मत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सर पे ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं और उसके बचाव में जिन जिन कथानक, जिन जिन नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, वो तमाम के तमाम धराशायी या फिर वो उसके उल्टा पड़ रहा है। तो इस तरह से पहली बार हुआ है, हमको लगता है कि 10-12 सालों में पहली बार हुआ है कि परसेप्शन के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी हार, परसेप्शन के लेवल। जब परसेप्शन बन जाता है किसी के खिलाफ तो वो वोट के रूप में भी प्रदत्त होता है, ये इससे इनकार नहीं कर सकते। जी जी डॉक्टर पुष्पराग, बहुत बहुत धन्यवाद। इरशादुल भाई, अगर आपको निकलना हो, चूंकि आपकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है आपको, तो आपको निकलना हो तो आप निकल सकते हैं। अगर रहेंगे तो मैं फिर से सवाल लूंगा आपसे। पुष्पराग साहब, जिस तरीके की जो बात अभी कही इरशादुल भाई ने कि भाई मुकद्दर ही खराब है, और लगातार ये देखा भी गया कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके का डिसीजन आया, फिर उसके बाद वो चल रहा था, लोगों में एकदम से लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया पीएम केयर फंड को लेकर के। फिर उसके बाद जो है वो
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक अच्छा मूव माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब तक सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, वो जो है जब मंच पर दिख गई इंडिया गठबंधन के, तो एक बेचैनी फिर बढ़ गई। तुरंत संजय सिंह को छोड़ना पड़ गया। और अभी सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का जो है वो बात जिस तरीके से कह रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि उनको जमानत दी जा सकती है, तो वो भी अब मैटर कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। इधर प्रज्वल रेवन्ना साहब अपना काम किए, तब तक कोविशील्ड ने भी जो है वो रिएक्शन करना शुरू कर दिया। तो क्या मान लिया जाए कि वाकई इस चुनाव में जो अब की बार 400 पार का नारा था वो सूट नहीं कर रहा है, उस नारे ने जो है वो 7.5 शुरू कर दी एक तरीके से। और दूसरा जो कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी की जो बात हो रही थी, क्या कुछ उसको लेकर के मध्य प्रदेश में चल रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी खबरें वही हैं, शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा जा रहा है कि भाई इतने बड़े कद का नेता मुख्यमंत्री रहे इतने साल तक, और वो व्यक्ति केवल और केवल अपनी एक सीट तक सीमित होकर के रह गया है। तो ऐसे में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैसे दावा कर रही है कि वो हम हर राज्य में सारी सीटें जीत रहे हैं और 400 पार की बात करने लग जा रही है? नहीं, 400 पार का तो खैर जुमला है उनका, और ये गारंटियां, ये जुमले, ये तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नाम हो गए हैं। अभी कोविशील्ड ने जिस तरह से पूरे देश में हंगामा मचाया हुआ है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि हम जैसे लोग, जो आप और हम, अभी चैनल पे 4 लोग अपन बैठे हैं, अपन चारों को चेचक का, हैजे का और पोलियो का टीका लगा हुआ है, वैक्सीन लगा हुआ है। और चेचक, हैजा और पोलियो का वैक्सीन का मतलब है इन बीमारियों के न होने की गारंटी। लेकिन कोविशील्ड के बाद कोविड नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो मोदी की गारंटी असल में मोदी के द्वारा स्पॉन्सर या कहो प्रचारित वैक्सीन की भी गारंटी नहीं है। मोदी जी, हम चारों लोग शायद शादीशुदा होंगे, हमारे सबके 7 फेरे हुए, हमने 7 वचन दिए, तो हमारे तो वचन की गारंटियां हैं। ठीक है, 7 में से 5 निभा रहे होंगे, 6 निभा रहे होंगे, 6.25 निभा रहे होंगे, पर हमारी गारंटियां हैं। घोषित रूप से मोदी जी तो एक गारंटी भी नहीं निभा पा रहे जो उन्होंने अपनी वैवाहिक जीवन में दिया था। जहां तक आपका मूल सवाल था, जो आज के चैनल का मूल सवाल है कि कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं, कैंडिडेट छोड़ के जा रहे हैं, और राहुल लगातार पूरी एनर्जी से काम कर रहे हैं। अभी किसी ने राहुल के नेचर का भी जिक्र किया, राहुल को कोई जानता नहीं है। वाकई राहुल एक पॉलिटिशियन नहीं। मैं 4 महीने तक राहुल के साथ रहा, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं उनके साथ चला हूं। राहुल को एक आध्यात्मिक नेता मान सकते हैं आप, एक दार्शनिक नेता मान सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक राज परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति बुद्ध अंततः एक ऐसे इन्फ्लुएंसर साबित हुए जिनकी वजह से राजनीति आज 2000 साल बाद तक भी प्रभावित हो रही है। तो राहुल के किसी भी भाषण को आप उस तरह से लोकप्रिय और ताली पीटने वाला न देखेंगे, लेकिन उसका वैचारिक और सैद्धांतिक पक्ष जब आप उसमें देखेंगे, ढूंढेंगे, तो तो आपको समझ में आएगा कि वो वाकई एक बड़े विजन की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्राइमरी क्लास में एक प्रोफेसर जाकर लेक्चर देने लगे, कुछ इस तरह का ही है कि अनपढ़ लोगों के बीच में जब राहुल बोलते हैं तो उनकी बात उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन ये आप और हम बुद्धिजीवी लोगों का काम है कि उसको हम एलोबरेट करके लोगों को बताएं, जो बता भी रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से ये हो रहा है। इस बीते 10 सालों में कांग्रेस का चरित्र बदला है। कांग्रेस जो एक व्यवहारिक तरह की पार्टी थी, जो मध्यवर्गीय पार्टी थी, मध्यम मार्गी पार्टी थी, उसका वैचारिक और सैद्धांतिक आधार बढ़ा है, और उसका समाजवाद की तरफ, और मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले लूं तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ा है। ये पूरी की पूरी बात जो कांग्रेस का वैचारिक सैद्धांतिक शिफ्ट है, ये पूरी की पूरी बात एज इट इज कांग्रेस के कार्यकर्ता तक पहुंच नहीं पाई है। वो वैचारिकता अभी कांग्रेस के आम कार्यकर्ता तक आना बाकी है।
साल 2 साल 4 साल में वैचारिकता पूरी तरह से ट्रांसफर हो भी नहीं पाती कैडर में। कांग्रेस उस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है भी नहीं। और मैंने एक जाना कांग्रेस को थोड़ा सा पास से देखकर, हालांकि मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, पर कांग्रेस को मैंने पास से देखकर जाना इन पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, कि कांग्रेस की समझ ये है कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है वो कांग्रेस में है। और उस तरह से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता की कोई पर्ची भी मैंने कटती हुई इनकी नहीं देखी। यद्यपि उनके यहाँ सक्रिय सदस्य की पर्ची होती है, लेकिन ये माना जाता है कि जो भी आदमी कांग्रेस के झंडे के नीचे काम कर रहा है, जो भी उसकी रीति नीति में विश्वास करता है, जो भी संविधान में विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, और उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी अलग दूसरी ज्वाइन नहीं की है, तो वो अंततः कांग्रेस ही है। वाकई ये देश बहुतायत में कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर विश्वास करता है। अभी विजय जी ने एक बहुत अच्छी तरफ इशारा किया कि ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात, जहां से एक एक दो कैंडिडेट या तो नाम वापस ले लिए हैं, या खजुराहो की मध्य प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी का पर्चा कैंसिल हो गया है। इन तीनों जगहों पर कांग्रेस का संगठन उस तरह से मजबूत नहीं है कि किसी कैंडिडेट को भूत भविष्य वर्तमान देखकर, उसकी पूरी आइडियोलॉजी को समझकर, उसके पूरे व्यवहार को समझकर कोई कुछ कैंडिडेट तय किया जाता। तीसरा, जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट के रूप में या कैंडिडेट के बिना भी, वे उस तरह से पार्टी के लोग थे भी नहीं। वे असल में मूल रूप से व्यापारी टाइप के लोग थे, क्योंकि मैंने अभी कल परसों ही मैंने सबके प्रोफाइल देखी, तो वे विशुद्ध रूप से या तो बैंकों के संचालक थे जिनकी बैंकें चल रही थी, या वे ट्रांसपोर्टर थे, या वे बड़े ठेकेदार थे जो सत्ता के करीब आने की वजह से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और अब जैसा कि हम जानते हैं, आज के दौर में या किसी भी दौर में कोई भी बड़ा व्यापार बिना सरकार के की सहमति के, या कहो कि सरकार के विरोध के साथ चल नहीं सकता है। इसलिए ये लोग चूंकि विशुद्ध रूप से अपने निजी हितों को साधने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े थे, और जब उन्हें लगा कि कांग्रेस एक लंबे समय तक, अभी तो विधानसभा में, मध्य प्रदेश में विधानसभा से बड़ी उम्मीद थी, इसलिए लोग टिके हुए थे। वे स्वार्थी टाइप के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भी कांग्रेस के को समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि मध्य प्रदेश में तो अगले 5 साल तक कोई गुंजाइश है ही नहीं कांग्रेस की वापसी की, क्योंकि विधानसभा होकर निपटा है, और फिर एक छोटे से व्यापारी का, छोटे से व्यक्ति का केंद्र से कोई वजह उसके हित सत्य नहीं है, इसलिए भी ये अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। एक बात और, जो 2 चीजें मैं अलग से कहना चाहता हूँ, एक मिनट का समय लेकर। जी जी। एक तो जो वोटिंग परसेंटेज की बात आई है बीच में कि कुछ कम हुआ है, हालांकि चुनाव आयोग भी बदला है आज के इस नई इंडिया में, जबकि संचार के माध्यम इतने बेहतरीन हुए हैं कि आप और मैं अलग अलग प्रदेशों में हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठकर भी बात कर पा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग 10वें दिन तक ये नहीं बता पा रहा कि कितने वोट डले, और जितने वोट डले उनकी भी संख्या नहीं बता रहा। 10,35,432 वो परसेंटेज में बता रहा है। जब करोड़ों और लाखों की बात हो तो परसेंटेज में 2-5 हजार का कोई फर्क नहीं बनता है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता नहीं। जब हाथ से बैलेट पेपर पर वोट डलते थे, उस समय 24 घंटे के अंदर 100% आंकड़ा आ जाता था कि इतने वोट डले। लेकिन आज व्हाट्सएप के जमाने में, ईमेल के जमाने में, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से इतना बेहतरीन वक्त होने के बाद भी वो चीज नहीं आ रही। इस बीच आरएसएस कुछ कमजोर हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं स्थानीय स्तर पर भी देख रहा हूं, अपनी लोकसभा में भी देख रहा हूं, इस प्रदेश में भी देख रहा हूं, और पूरे देश पर भी जो निगाह आप डाल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज के कम होने का एक बड़ा कारण आरएसएस के लोगों का एक्टिव न होना है। वे चूंकि एसोसिएट है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट तो नहीं दे सकते, पर वोट न देकर भी वे विपक्षियों को मदद कर रहे हैं। और इस तरह से ये वाला चुनाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारी चीजें हैं। कोविशील्ड बीच में आई, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बीच में आए, जातीयता, अंतिम एक लाइन कहकर बात खत्म कर रहा हूं मैं,
इस चुनाव में मैंने देखा कि जातीय गणित जो कल तक बिहार और उत्तर प्रदेश और पिछले राज्यों के बारे में चलता था, आज आप और हम जैसे लोग जो अपने आप को उस तरह से जातीय संकीर्णताओं में बंधा नहीं पाते हैं, हम भी बेधड़क खुल्लम खुल्ला जातीय समीकरणों पर बात कर रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इसका प्रतिफल इस देश में किस तरह से देखने को मिलेगा। पर कुल मिलाकर जातीयता को जिसकी समाप्ति की हम बात कर रहे थे, जिसकी समाप्ति की कोशिशें लगातार आजादी के बाद से होती रही, अंबेडकर से लेके और तमाम सारे समाजवादी आंदोलन ने जिस तरह से जातीयता को खत्म करने की, अंतरजातीय विवाहों की बात चालू की थी और काम किया था, उसने वापस से जातीयता में हमको बांध दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी। विजय सर, कांग्रेस के चरित्र की अभी बात की डॉक्टर पुष्पराग ने कि कांग्रेस का चरित्र जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस के नेताओं का चरित्र बदलता हुआ दिख रहा है? कांग्रेस के नेता जिस तरीके से अभी हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर जो है वो गुजरात में जिस तरीके के उदाहरण देखे गए, इसके सूरत की घटना के पहले जिस तरीके से चीजें हुई, रोहन गुप्ता का नाम आया था, किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ करके कैसे कैसे जो है वो चुनाव के पहले कितना वो हंगामा उनको लेकर के हुआ। फिर अभी ये तमाम सारे नेता जो छोड़ करके गए, एक ये भी था कि ठीक है सत्ता के लालच में सत्ता पक्ष के साथ रहने के लिए वो यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर वही बात उठती है कि क्या कांग्रेस का चरित्र बदल रहा है? अगर कांग्रेस के जो ये नेता हैं जिनको फ्रंट पर रह करके लोगों के बीच में रहना है, चुनाव लड़ना है या चुनाव लड़वाना है, ऐसे नेताओं का चरित्र क्या बदल रहा है? वाकई में राहुल गांधी कहते थे भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है, सोच है, तो क्या अब जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ही सोच गड़बड़ाने लगी है? देखिए राम प्रकाश जी, अभी डॉक्टर पुष्पराज जी ने जिधर इशारा किया कि जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ पार्टी में क्या लोग हैं कि नहीं है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। कांग्रेस में कांग्रेस देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक संक्रमण काल से गुजर रही है, और यह संक्रमण काल से गुजरने के पीछे केवल ये राहुल गांधी को दोष देना, ये मुझे लगता है ये बेईमानी है। पिछले 20-25 साल से, और खास तौर से राजीव गांधी के निधन के बाद, कांग्रेस और हर देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में हर पार्टी में आया राम गया राम की संस्कृति है, और इधर देखिए बीजेपी में बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस से छोड़ के गए। तो दो तरह के लोगों की कांग्रेस में सीधे सीधे वो लाइन दिखाई देती है, दो तरफ देखिए, दो पाले में। एक जो केवल सत्ता के लिए कांग्रेस में आए, और दूसरे जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिल्कुल उनका कमिटेड है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस के सेवा दल के 4-6 कैंप किए होंगे वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता के लिए आए वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो तो सत्ता के लिए आए हैं, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए थोड़ी ना है। वो दूसरी सत्ता रहेगी उधर जाएंगे, चाहे वो रोहन गुप्ता हो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कांग्रेस के पुराने इतिहास पर जाएं और कांग्रेस की हिस्ट्री पर जाएं, तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि अपनी आइडियोलॉजी की वजह से ही रिलेवेंट है और रहेगी। उसी आइडियोलॉजी पर कमिटमेंट, उसी आइडियोलॉजी के कमिटमेंट के साथ अकेले राहुल गांधी पूरे देश में रिलेवेंट बने हैं, और इतने बड़े साधन संपन्न धन बल से पूरी तरह से सक्षम बीजेपी को वो आदमी अकेले जो चुनौती दे रहा है वो अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की वजह से। और एक ऐतिहासिक फैक्ट की तरफ, व्यास जी हमारे बहुत सीनियर हैं, पुष्पराज जी, मैं उन लोगों का ध्यान इस पर चाहूंगा कि 77 के बाद जब इंदिरा जी बहुत कमजोर हो गई, अपना चुनाव हार गई, तो व्यास जी शायद आपको ध्यान होगा कि सिद्धार्थ शंकर राय, सरदार स्वरण सिंह, यशवंतराव चौहान, जगजीवन राम, जितने स्टालवर्ड लीडर थे कांग्रेस के, एक्सेप्ट पंडित कमलापति त्रिपाठी, सारे लोग छोड़ के कांग्रेस को चले गए थे। और मैं एक घटना के बारे में आपको बता दूं जिसके बारे में मुझे मालूम है कि दिल्ली में सिद्धार्थ शंकर राय कमलापति जी के यहाँ आके बोले
कि पंडित जी किस मोह में पड़े हैं। नाउ शी इज डेड इन इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन कमलापति जी ने कहा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति इंदिरा जी कमिटेड है, वो फिर से लौट के आएंगी। हश्र क्या हुआ 80 में? वो सारे स्टालवर्ड लीडर कहाँ चले गए? और तब भी यही तरह की कांग्रेस अस्ताचल की ओर जा रही है, सारे नेता छोड़ के चले जा रहे हैं। और देखिए इतिहास कैसे दोहराता है। गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जब गए तो क्या नैरेटिव बना कि अब कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो गई, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आज गुलाम नबी आजाद का कश्मीर में क्या हाल हो रहा है, और जिस गुलाम नबी आजाद के कंधे पे सवारी रख के बीजेपी जा रही थी, उसका कश्मीर में क्या हो गया। तो देखिए कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सीट आएगी 2024 में, लेकिन जिस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ राहुल गांधी बढ़ रहे हैं, और जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग राहुल गांधी को समझ नहीं पाए, राहुल गांधी ने जानबूझ के इस तरह से जो अपने डिसीजन पे फर्म है, और वो बार बार कहते हैं कि जिसको छोड़ के जाना हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज बात बैठ गई है कि जो आइडियोलॉजिकल कमिटेड नहीं है वो जाए। हम नहीं इस चुनाव में जीत के आएंगे, अगले में जीत के आएंगे, लेकिन मुझे केवल उनकी जरूरत है जो कि आइडियोलॉजिकल कमिटेड हो कांग्रेस के प्रति। और देखिए संसदीय प्रजातंत्र में वही पार्टी सरवाइव करेगी जो आइडियोलॉजिकली, जिसका सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम होगा। और इस तरह से आया राम गया राम ये इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा रहेंगे। छोटे छोटे दबाव समूह हमेशा बनते रहेंगे और वो पानी के बुलबुले की तरह खत्म होते रहेंगे, और ये नैरेटिव भी बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही पार्टी सरवाइव करेगी जो अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेगी। और जो कांग्रेस की बेसिक आइडियोलॉजी है, व्यास जी इस पर प्रकाश डालेंगे, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि हम सब लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं जी। कि कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र, जो कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, मैं मानता हूं कि उसी इर्द गिर्द है। इसीलिए राहुल गांधी, चाहे जो लोग मन की बात करें किसी की करें, राहुल गांधी हमेशा जन की बात कर रहे हैं, और उसका यह पूरा मैनिफेस्टो कांग्रेस की उसी कमिटमेंट पर आधारित है। तो मुझे लगता है कि 24 में क्या होगा। लेकिन एक चीज मैं बस 30 सेकंड में और आपको बता दूं, बनारस के अगल बगल में इधर कई जगह घूमा, बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है। जो व्यास जी गुजरात की बात कर रहे थे, आम लोगों में देखिए एक चीज है, जो एक नव धनाढ्य वर्ग पैदा हुआ छठे पे कमीशन के बाद, वो अभी बीजेपी के मोह से ग्रसित है। मैं बहुत ईमानदारी से करता हूं, चाहे किसी वर्ग का हो। लेकिन जो आम जनमानस है, जो महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित है, उसके अंदर बड़ी तेजी से ये बातें फैल रही हैं। बस वही एक दिक्कत है कि कांग्रेस का चूंकि संगठन कमजोर था, और इसी तरह के लोगों से कमजोर था जो बाहर से आके अपनी जगह बना लिए थे, तो इसलिए थोड़ी अभी वो चीजें नहीं पेनिट्रेट कर रही हैं। जी लेकिन लोगों में चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। जी ठीक है, ठीक है जी। जनार्दन सर, जो संगठन की कमजोरी की बात हो रही है, क्या ये जो चीजें सामने आ रही हैं वो उसी कमजोरी को दर्शाती हैं? और लेकिन ऐसे में जब सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा एक मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा हो, तो फिर कमजोर संगठन के सहारे आप चुनाव का कैसे लड़ पाएंगे? कैसे आप सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? आप संविधान बचा पाएंगे? लोकतंत्र बचा पाएंगे? भाई ये सारी चीजें तब बचा पाएंगे ना जब आपका संगठन मजबूत रहेगा, आप चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, उनको टक्कर देंगे, फिर जीत करके सत्ता में आएंगे। तो जब संगठन ही कमजोर है, संगठन अगर मजबूत नहीं किया जा पाया कांग्रेस की तरफ से, तो फिर चुनाव जीतने की बात तो फिर बेमानी हो जाती है। फिर जनता क्यों जुड़ेगी जब जनता को दिख रहा है कि आपका संगठन कमजोर है और आप जो है चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं? उसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, जो जिस तरह से आरएसएस और भाजपा ने मिलकर जो संगठन बनाया था, वो संगठन भी आज नहीं है। मैं तो वहाँ 32 साल रह के आया हूँ, तो एक एक इनका अणु अणु जानता हूँ।
और कांग्रेस को मैंने देखी है ब्यूरोक्रेट की हैसियत से, जब मैंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा काम किया और पार्टी का काम भी एक तरह से कुछ मैं देखा करता था। तो नहीं है संगठन, कंपैरेटिवली वीक है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये संगठन कमजोर है ऐसा एक ख्याल जो नेता लोग गए उसकी वजह से पैदा हुआ है। ये विजय कृष्णा साहब ने सही कहा कि जो व्यापारी थे चले गए, इनके एक एक के कहीं ना कहीं कनेक्शन थे, कहीं किसी के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, कहीं किसी की कोई एजेंसी चल रही थी, कहीं किसी का मंडप का कोई काम कर रहा था, सरकार से आधारित थे, वो गए हैं तो अच्छा हुआ है। इनके जाने से कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस में नए लोग आएंगे, नई सोच आएंगी, नए कमिटमेंट से आएंगे, और ये वेस्टेड इंटरेस्ट का जो एक सर्कल बना हुआ था, वो सर्कल मैंने देखा गुजरात में टूटा है और जगह पे भी टूटा होगा। दूसरी बात लोगों की है, देखिए आप चाहे कितना भी संगठन मजबूत कर लो, जब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ते, जब तक लोग अभी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। अभी किसी को आप बोलो कि पहले यहाँ अहमदाबाद में किसी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलो तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। आज सुनते हैं लोग, न सिर्फ सुनते हैं, बोलते हैं। इतना बदलाव आया है लोक जनमानस में भी। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये एकाधिकारवाद का जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया है भाजपा, वो बरगद के पेड़ के नीचे जैसे कुछ नहीं पनपता, ठीक उसी तरह है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है तब तक थोड़ा बहुत भी इनका संगठन जो बलिष्ठ है, हम कहते हैं। देखो भाजपा की रामप्रसाद जी, 4 आज के तारीख में 4 उनकी खासियतें हैं, 4 उनके मजबूत पासे हैं, ऐसा कह सकते हैं। पहला, ये संगठन की बात करते हैं, मैन पावर। दूसरा, मनी। ये चले गए वो ओडिशा से, क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है जितना भाजपा के पास है और जितना भाजपा देती है। तीसरा, मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी का पूरा दुरुपयोग होता है। जैसे एक एसपी या एक आईजी पूरे उस एरिया के जो रॉन्ग डूअर्स है, बुटलेगर्स वगैरह, उनको बुला के कहते हैं कितना हफ्ता देते, 6 महीने का हफ्ता जमा करा दो, 7वां महीना बोनस मिल देंगे, 7वें महीने का मत देना। ये मशीनरी आज इनके पास है जो हर तरह की गलत चीजें करती है। तो ये मनी, मैन, मशीनरी और आखिरी दाव आएगा मशीन। तो ये 4 ये जो राक्षस है उसके जीव में, जैसे वो पोपट में था, पोपट गुफा पिंजड़े में था, पिंजड़ा गुफा में था, इस तरह ये पूरी स्टोरी है। जिस दिन नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नहीं होगा, बिलीव मी, भाजपा के 3 से 4 टुकड़े होंगे और हर टुकड़े का कोई रनिंग और नेता नहीं होगा। तो ये अब वो स्टेज पे पहुंच रहे हैं और कांग्रेस का पुनर्जीवित होकर उसका रिसर्जेंस हो रहा है। आने वाली कल कांग्रेस की है, उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं। और मैं न इस पार्टी में आया हूँ कुछ लेने के लिए, मैं सत्ता भी देखी है, ब्यूरोक्रेट की हैसियत से भी सत्ता देखी है, और मिनिस्टर की हैसियत से भी 3 दफा कैबिनेट मिनिस्टर रहा, सत्ता देखी है। मैं यहाँ कोई लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ और रहूंगा बिल्कुल डट के, जो भी मेरे से हो सकेगा करूंगा। तो ये अगर हमें भारत को बचाना है, लोकशाही को बचाना है, तो कांग्रेस इज अ मस्ट, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जी डॉक्टर पुष्पराग, चलते चलते अंत में आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ ये समझ लें कि जो परसेंटेज की बात हो रही थी, दर्शक भी सवाल कर रहे हैं, परसेंटेज जिस तरीके से आया आंकड़ा, पहले जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े बताए गए थे वो कुछ थे, फिर उसके बाद चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश रहा, फिर 10 दिन के बाद एक जब तमाम सवाल शुरू हो गए, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खबर आ गई, तब उसके बाद एक आंकड़ा जारी कर दिया कि 66% चुनाव हुआ है। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये मान लिया जाए, जिस तरीके के आंकड़े जारी किए गए, जितना वेरिएशन आया, क्या मान लिया जाए कि पूरा का पूरा चुनाव फिक्स है? और जिस तरीके की बात अभी जयनारायण सर कह रहे हैं, बात तो वो भी वही कह रहे हैं, भाई सारे सिस्टम इस तरीके से उपयोग हो रहे हैं। और दूसरा, ईवीएम को लेकर के, मशीन को लेकर के जिस तरीके का सवाल लगातार उठाया जा रहा है, तो ऐसे में जनता जो है वो कैसे विश्वास करे कि ये चुनाव फिक्स नहीं है? और अगर जब जनता को ये विश्वास नहीं होगा कि चुनाव फेयर हो रहे हैं, फिक्स नहीं है, तो फिर वो
वोट के प्रति तो उदासीन रहेगी ही, और अगर वोट के प्रति उदासीन रही तो उससे फायदा या नुकसान किसका होता दिख रहा है? नहीं, असल में क्या है कि ये सरकार, इस सरकार की नीयत पर अब कोई शक नहीं बचा है। ना तो बीजेपी आरएसएस के लोगों को शक बचा है और ना दूसरे लोगों को शक बचा है। उनको भी शक नहीं है, बीजेपी आरएसएस के लोगों को भी, कि ये सरकार संविधान नहीं बदलेगी। उनको पता है कि ये सरकार यदि दोबारा आती है तो हिंदूवादी गतिविधियां बढ़ाएगी, कानून इस तरह के बना देगी कि हिंदुओं को रहना आसान हो जाए, यहाँ पर दूसरे लोगों को रहना मुश्किल हो जाए, और उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े करेंगे। इस तरह के चुनाव में किसी भी तरह से जीतना है, ये उन लोगों को पता है। लेकिन बाकी के लोग जो उनसे सहमत नहीं है, उन्हें भी ये पता है कि ये तमाम सारे जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से हो या चुनाव आयोग के द्वारा 10 दिन बाद भी आंकड़ा न दे पाना हो या खरीद फरोख्त हो, लोग ये बात करने लगे हैं कि हम वोट किसी को भी दे देंगे, या तो ईवीएम के माध्यम से भी जीत लेंगे, और यदि चलो दूसरा पार्टी जीत भी गई तो मैं खरीद लेंगे। पिछले बार सिंधिया जैसे लोगों को सरकार गिराने के लिए इनने सहमत कर लिया। कैसे कर लिया हमें नहीं पता, पर कर तो लिया। गोवा में जो हुआ, पूरे देश के कम से कम 10 प्रदेशों में ऐसा हुआ जहां इनके 2-2, 3-3 विधायक भी हुए, वहां सरकार बन गई इनकी। तो इस तरह से वोट देने का अब कोई मतलब नहीं बचा है। वोट दोगे नहीं दोगे, ईवीएम गिन लेगी जिसको जो उसे गिनना होगा, और यदि चलो ईवीएम ने उसे भी गिन लिया जो विपक्ष का है और जिता भी दिया, तो ये उसे खरीद लेंगे, पैसों में खरीद लेंगे, ईडी सीबीआई से खरीद लेंगे, आयकर से खरीद लेंगे, इनकम टैक्स से खरीद लेंगे। लेकिन इसके बाद भी जनता ने ये मन बना लिया कि इनकी ये तानाशाही, इनके जो अहंकार, इसके खिलाफ वोट देना है। वो कितना, इतनी तादाद में वोट दे दो कि ये 2-5% गड़बड़ करे तो उसको भी पाटा जा सकता। जी 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 जी, हमारी आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का सर, क्योंकि अब एक चीज स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, पहले 2 चरण के बाद तीसरे चरण को लेकर के जो कुछ चर्चाएं हो रही हैं, तीसरे चरण में जो कुछ बड़े नेताओं का भी जिक्र खूब हो रहा है। दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जिस तरीके की बातचीत हो रही है, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट फंसी हुई बार बार कही जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट भी बहुत आसान नहीं है, परिस्थितियां उनके विपरीत हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ परिस्थिति जो थोड़ी बहुत अभी बातचीत हो रही थी, विपक्ष को जहां पर कमजोर देखा जा रहा था, उसमें 2 बड़ी चीजें ऐसी हुई जिसके बाद विपक्ष की मजबूती को बढ़ा हुआ बताया जाने लग गया है। एक, अखिलेश यादव का कन्नौज से नॉमिनेशन कर लेना, कन्नौज के चुनावी मैदान में उतर जाना। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी की एंट्री को उत्तर प्रदेश में जो है वो अहम माना जा रहा है। जैसा अभी शार्दुल भाई बता रहे थे, बिहार की स्थितियां, तो ये जो तमाम सारे प्रदेश हैं और अलग अलग जो स्थितियां हैं, कमोबेश सारी जगह पर तस्वीरें वही हैं। फिर भी लगातार अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और शायद इसीलिए बार बार इस नारे को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये किस तरीके का जो है वो कौन सी ये रणनीति है या फिर माइंड गेम खेला जा रहा है, कुछ पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से दर्शक भी इस तरीके के बार बार सवाल कर रहे हैं, और वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा आया वो उस काफी कुछ जो है इस पूरी तस्वीर को साफ करता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। पुष्पराग सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अभी आपने सिंधिया की बात कही, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र में बैठा हूं वो सिंधिया जी का कार्य क्षेत्र है, यहीं से वे चुनाव लड़ रहे हैं। तो सिंधिया जी जैसा नेता जो राष्ट्रीय स्तर का नेता हुआ करता था, जो 5-50 सीटों पर सभा करता था, नंबर 1 तो वे खुद भी गुना से बाहर नहीं निकल पाए। दूसरा, उनका परिवार जो महारानी है, जो राजकुमार है, राज दुलारे हैं, क्या क्या कहते हैं उनको, वे सारे के सारे गुना लोकसभा में पड़े हुए पिछले 15 दिन से। और गृह मंत्री से लेकर, मतलब ये तो किसी दूसरी लोकसभा में सभाएं लेने जा ही नहीं पा रहे, गृह मंत्री यहाँ पे सभा कर चुके। आज योगी आदित्यनाथ हैं, शिवराज सिंह 2 बार आ चुके, मोहन यादव 2 बार आ चुके, प्रदेश के 5 मंत्री यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें साबित कर रही हैं कि वे बहुत बौखलाहट में हैं और ये सीट भी यहाँ से जाने वाली। थैंक यू। जी जी जी,
हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शिवराज सिंह चौहान का हाथ पकड़ करके और दिल पे रखते हुए बताते हैं कि ये साथ बड़ा हृदय का है और दिल से साथ है, लेकिन अब ये दिल से साथ जो है वो कितना इम्पैक्टफुल होगा, कितना काम आ पाएगा, ये अभी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पराग सर, विजय सर और जननायक सर, आप तीनों का, दर्शकों का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।